ओके, तो 1 मिनट रुक जाइए, क्लास दोबारा मैं। ओके, तो अब आप मेरे को बताइए, आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। ओके, तो सोडियम की वैलेंसी +1 होने का क्या मतलब है, यानी कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और अगली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7 और 8, और इसके बाद वाली शेल में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब देखो, आप लोगों ने बता दिया कि प्रोटॉन से कोई लेना देना होना नहीं है कहीं भी, ठीक है। यानी कि सारा का सारा चार्ज का खेल जो है वो होना है हमारा इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन से अगर सारा का सारा हमारा काम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं, हमारे प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में होने के कारण वो डील नहीं कर पाते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ चार्ज, सिर्फ डील करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट करता है, तो इस वजह से इस पे +1 चार्ज आता है। +1 का मतलब है कि ये डोनेट कर देगा अपना, इसने अपना डोनेट कर दिया, तो इस पे +1 आया। अब जो इससे लेगा, एक बात बताइए कि जैसे अगर मेरे पास 2 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास मान लो 3 रुपए हैं, और ये प्रिंसी कहाँ गई बहन, वो ये तो छोड़ के चली गई। ओके, मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि ये जो जैसे मेरे पास 3 रुपए हैं, ठीक है, अब मेरे पास 3 रुपए हैं, याद रखना, तो मैं 1 रुपया अगर किसी को देता हूं तो मेरे पे +1 चार्ज आ जाएगा, यानी कि मैं +1 दे चुका हूं, ठीक है। ये तरीका होता है +1 का मतलब, आप अपने दिमाग में ये ना सोचिएगा कि +1 का मतलब प्लस हो रहा है, एक आ रहा है, नहीं। यहाँ पे केमिस्ट्री में बेसिकली +1 होने का मतलब ये है, बहन इसने फिर से, ओके सो इसने फिर से क्लास छोड़ दी, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे +1 होने का मतलब ये है कि जो हमारा चार्ज है वो +1 का मतलब ये नहीं एक आ रहा है, +1 का यहाँ पे ये मतलब है कि उसने एक दे दिया है। ओके, उसने एक दे दिया है। तो और अगर कोई चार्ज लेता है, कोई एक चार्ज लेता है, हाँ अन्य ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अब तुमने मटिया मेट कर दिया पूरा, छोड़ो, रुको। अच्छा, ओके, सो गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं, बताइए, आप इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से समझने का, अरे ओके, इलेक्ट्रिसिटी से आप ये समझते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने में हमारी हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करता कैसे है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बदले हमारा ट्रांसफर होता है चार्जेस का, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्ज का ट्रांसफर होता है। और चार्ज का ट्रांसफर याद रखिएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के ही तरीके से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जरिए इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये प्रोटॉन है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेसिकली। तो प्रोटॉन को न्यूक्लियस से निकालने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि हमारे पास होती नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बड़ी न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर प्रोसेस कराने वाली जगहों पर होती है इतनी एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रॉन के तरीके से होता है, ठीक है। और चार्जेस का ट्रांसफर होने के ही कारण हमको शॉक लगता है, जैसे कभी हम किसी इलेक्ट्रिकल वायर को छूते हैं जिसमें करंट पास हो रहा है, तो हमको शॉक लगता है। तो शॉक लगने का कारण ये है कि वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और क्योंकि हम जमीन पे खड़े हैं तो
वो सारे इलेक्ट्रॉन अर्थ में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ लोअर पोटेंशियल पे होती है और जो वायर है वो हायर पोटेंशियल पे है। लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल का मतलब मैं आपको भी आने वाली क्लास में समझाऊंगा इसी में। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। तो हमको शॉक इस वजह से लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल पे होते हैं और जो वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो हायर पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो चार्जेस का पूरा यहाँ पे खेल होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, याद रखिएगा। जो हमारा करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही हमारा करंट जनरेट होता है, और जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, आई। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि अगर ये एक तार है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, जैसे कि मान लो ये एक तार है मार्कर, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव करेगा तो करंट इसकी उल्टी दिशा में इस तार के अंदर चलेगा। समझ रहे हैं, इसकी आउटर सरफेस में नहीं चलता है। जैसे आपने वो तार को छीला होगा तो उसमें काफी ज्यादा कॉपर के छोटे 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 वायर्स होते हैं, तो उनके अंदर वो चलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें यहाँ पे जब इस तार को छीला गया तो एक कॉपर के छोटे 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 तार हैं, इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये होता है बेसिकली एडी करंट्स की वजह से। ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, मगर आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट मूव करता है। और इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज। तो इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ें, हम समझते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है आखिरकार। तो चार्ज जो होता है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर इज एनरिचमेंट और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, चार्ज वो चीजें होती हैं या वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में ज्यादा हो या कम हो। ठीक है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो, तभी कोई चीज चार्ज बनती है। अब जैसे कि मैं आपको बेसिकली एटम पे ही खेलाता हूं, एटम लेवल पे ही। तो एटम Na सोडियम, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? एग्री कर रहे हो आप लोग? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे हाँ या ना बोलो भाई। ओके, और जो हमारा क्लोरीन होता है उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? बेसिक जो होता है इनका स्टेशनरी जो फिर ग्राउंड स्टेट में, हमेशा इनमें जो नॉर्मल स्टेट होती है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर ऐसे समझो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na प्लस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, नहीं। केमिस्ट्री में बेसिकली नोटेशन थोड़ा अलग रूप से होता है। यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन माइनस में आ जाएगा, -1 में। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जिसने लिया वो गरीब है, क्योंकि एक गरीब ही पैसा ले सकता है, अमीर तो पैसा लेगा नहीं, अमीर पैसा देता है। तो जो पैसा देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि जो पैसा लेगा वो माइनस बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्लस और माइनस कहाँ आता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक बन चुका है चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पे ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे चार्ज आया क्यों, ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि Na में प्रोटॉन तो 11 ही है, प्रोटॉन तो 11 ही है, यहां पे भी इसमें 11 प्रोटॉन है। और एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है,
ये हमसे थॉमसन ने बताया था। एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो फिर यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे और यहाँ पे आ गई इनस्टेबिलिटी चार्ज में। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा एटम, उस पे 10 नेगेटिव है और 11 पॉजिटिव है। तो 10 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव किस में लीड करेगा? +1 चार्ज में। तो आप ये भी सोच सकते हैं, ये यहाँ पे जो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं हम एटम पे चार्ज कितना आ गया। एटम पे +1 चार्ज आ गया, Na एटम पे +1 का रियल मतलब तो ये है। और जो अभी मैं पैसे लेने देने वाली बात समझा रहा था वो इसलिए कह रहा था ताकि आप लोगों को दिमाग में बना रहे। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 11 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे बराबर चार्ज होता है। इसलिए जब हमने एड अप करा दोनों को तो हमारे पास +1 बचा। अब यहाँ क्लोरीन के केस में देखते हैं। पहले क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 प्रोटॉन थे, यानी कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा है। ओके जी। अब यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 17 प्रोटॉन। अच्छा, यानी कि माइनस के 18 और प्लस के 17, -1। अरे तो ये -1 तो यहाँ पे हमने लिखा ही है, यानी कि ये प्लस माइनस जो है ये चार्ज दिखाता है बेसिकली कि एटम पे चार्ज कितना है। और जब चार्ज यहाँ पे आ ही चुका है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या थी? ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर इज एनरिचमेंट और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चार्ज क्या दिख रहा है? यहाँ पे डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गए तो नेट चार्ज एटम पे +1 था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनरिचमेंट में है, यानी कि एक्सेस में है, ज्यादा अमाउंट में है, तो माइनस आ गया। माइनस कैसे आया? क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन था, एक चार्ज माइनस में आया। अब एक और केस लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप लोगों को समझ आया? हाँ, अरे भाई रिस्पॉन्स तो करो, हाँ या ना? आ गया ना? देखो फॉर्मेलिटी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ बोलोगे तो अपने आप को ही घाटे में ले जाओगे। अगर नहीं आया मैं दोबारा समझाता हूँ एक और एग्जांपल से। मान लो हम लेते हैं एग्जांपल मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम Mg। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है ना? होता है कि नहीं? अरे यार बोलो, होता है। तो यानी कि अगर ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा? बताइए प्रिंसी। अगर इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +2। एकदम सही, +2 इसलिए आएगा क्योंकि इस पे यहाँ पे जब ये नॉर्मल स्टेट में था 12 प्रोटॉन थे, यानी कि 12 पॉजिटिव में चार्ज था, और 12 ही इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि 12 नेगेटिव में चार्ज था। ठीक है, तो 12 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन थे और 12 नेगेटिव में चार्ज है। बेसिकली ई का मतलब है यहाँ पे चार्ज है, तो 0 था। और यहाँ पे क्या हो गया? इस पे 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एटम में चार्ज का कुछ गड़बड़ी हुआ, और वो गड़बड़ी कितने का था? वो था +2 चार्ज का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गायब होने की वजह से 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, और 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है +2। समझे आप? तो ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कब बनेगा? जब हमारा जो क्लोरीन है वो यहां से निकले, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, इसने 28,7 और ये एक और क्लोरीन है 287। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के रखे हैं, मान लो हमने वहां से एक हमने इसको दे दिया, एक हमने इसको दे दिया, तो अब इस क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा और इस वाले क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? बताइए। इस वाले क्लोरीन को हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इस वाले को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस क्लोरीन और इस क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा? बताएं। अरे भाई देखो यार, ये तो कंफ्यूज करने के लिए आपको हम दिए प्रॉब्लम। इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन पे -1 आएगा। और इस क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी -1 आएगा।
तो केमिस्ट्री में इसी वजह से हम ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं MgCl2, क्योंकि दो क्लोरीन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं। एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, वरना ऑक्टेट रूल को ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो ये थोड़ी केमिस्ट्री जैसी बात हो गई। यहाँ पे हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आने का मतलब समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं। समझ गए अब आप कैसे बनते हैं? हाँ, तो यहाँ पे अब हम कुछ लिखते हैं। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चलिए, अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये कब आएगा? ठीक है, तो जब भी हम कभी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ घिसते हैं, यानी कि ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और नेगेटिव चार्ज हमारा कब क्रिएट होता है? जब हम एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब करते हैं। जब एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद वुलन क्लॉथ। ओके, तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब कब आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चार्जेस की एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हमको बचपन से ही पता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बताइए, क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज सही हैं जो मैंने बोली? मैंने बोला लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या ये सही प्रॉपर्टी है? बताइए। अच्छा, तो इसमें गलत क्या है? करेक्शन कीजिए इसमें आप। बिल्कुल सही, यानी कि ये दिखाता है कि आप क्लास में सो नहीं रहे हो, ध्यान दे रहे हो। तो एकदम सही बोली यहाँ पे प्रिंसी ने दोनों प्रॉपर्टीज। प्रिंसी ने कहा है लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एकदम सही बोला। इसीलिए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का ही कंपाउंड बनता है, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक समझ आया इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से मिलकर बनती है, इलेक्ट्रॉन से करंट चलता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसी की उल्टी डायरेक्शन में करंट बहता है। और ये जितना भी करंट है सारा का सारा बनता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही सब कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही चार्जेस बनते हैं। फिर हमने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेता है, और किसके इलेक्ट्रॉन लेने पे चार्ज आएगा, किस पे कैसा चार्ज आएगा। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। ये साइंटिफिक रीज़न है +1 Na+1 का। और बाकी आपको याद रखने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसने दिया है वो प्लस में जाएगा, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन देगा उसको प्लस में जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही प्लस में जाएगा। जैसे Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो वो 2 प्लस में गया था, है ना, और Na ने 1 दिया तो वो 1 प्लस में गया, और जो लेता है वो माइनस में जाता है। तो यहाँ पे आपको चार्ज के हमने 2 टाइप समझा दिए। चार्ज का ट्रांसफर समझाया एक एटम से दूसरे एटम में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं चार्ज को नापा कैसे जाता है ना। जैसे दूध को नापा जाता है लीटर में, वजन को नापा जाता है किलोग्राम में, ऐसे ही चार्ज को नापने के लिए भी एक ऐसा यूनिट होती है, इसका नाम होता है कूलाम्ब। कूलाम्ब, है ना, क्या है यार इसकी स्पेलिंग? COULOMB, कूलाम्ब। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं हमारी क्लास में हम बस सी बना देते हैं, कूलाम्ब बोलना आता है, लिखते तो हमने बहुत सालों से छोड़ दिया इसको, मगर अब फिर से लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं। तो कूलाम्ब होती है चार्ज की एसआई यूनिट, ये होती है एसआई यूनिट। आप लोगों को एसआई यूनिट का मतलब तो पता है ना? हाँ, एसआई यूनिट का मतलब पता है आप लोगों को? एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है?
देखिए मैं आपको एक एक शब्द का मतलब इसलिए समझाता हुआ चल रहा हूँ। अच्छा तो बताइए क्या होता है ऐसा यूनिट का मतलब। ये मत बोलिएगा सिस्टम दी इंटरनेशनल यूनिट्स, ये नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनली दी यूनिट नहीं, ये तो आप फुल फॉर्म बता देंगे उसकी मेरे को, जो कि फ्रेंच में लिखी गई है। आप मेरे को इसका मतलब बताइए। अगर एक आपको अनपढ़ गंवार को सिखाना है कि ऐसा यूनिट का ये मतलब होता है चाचा, तो कैसे समझाओगे उस अनपढ़ गंवार को? ऐसे समझाओ मेरे को, समझ लो मैं अनपढ़ गंवार हूँ। हाँ, क्या बोला आपने? अरे आप एक तो क्लियरली आपकी आवाज नहीं आ रही अर्चिता। नहीं, ये बहुत अच्छे से समझ आया कि नेटवर्क इशू हो रहा है। आप थोड़ा आराम से बोलिए। नहीं देखो, एक गंवार इंसान को स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब नहीं मालूम है ना। आपने तो वही बोल दिया लगभग सा, स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा यूनिट का मतलब होता क्या है। ऐसा यूनिट का मतलब ऐसे समझो, जैसे ठीक है, तुम दूध लेने जाते हो, तुम भारत में हो, तुम दूध लेने गए, तुमने बोला हाफ लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो, दुकानदार तुमको दूध दे देगा आधा लीटर। तुम सेम अमेरिका में हो, तुमने बोला गिव मी हाफ लीटर मिल्क, वो आपको हाफ लीटर मिल्क दे देगा। ठीक है, अब आप इंडिया में हो, आपने बोला मुझे पाव भर दूध दे दो। पाव भर मीन्स 250 ml, एक पाव 250 ml के बराबर होता है। तो आपने बोला मुझे पाव भर दूध दे दो, तो दुकानदार समझ गया, उसने आपको दूध दे दिया। अब सेम चीज आप अमेरिका में जाके कहो कि गिव मी पाव लीटर मिल्क, तो वो सोचेगा ये पाव लीटर क्या होता है, ये पाव क्या होता है भाई, पाव को क्या कहते हैं, तो तुम कहोगे 250 ml, तो वो कहेगा ऐसे बोलो ना कि गिव मी 250 ml मिल्क, 250 ml मिल्क। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडिया में आपने यूनिट सिस्टम रखा पाव, जिसका मतलब होता है 250 ml, मगर अमेरिका में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाव अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सिस्टम ऑफ यूनिट या वो यूनिट्स जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाएं, जिनको पूरे वर्ल्ड में अप्लाई किया जाता हो, वो होती हैं ऐसा यूनिट। अब ऐसे ही आप किलोग्राम में देखिए, जैसे कि पसेरी, ठीक है, एक पसेरी, पसेरी का मतलब होता है 5 किलो। तो आप यहाँ के दुकानदार से कहोगे भैया एक पसेरी चावल दे दो, वो दे देगा। आप अमेरिका में जाके कह रहे हो गिव मी 1 पसेरी राइस, वो कहेगा व्हाट इज दिस पसेरी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, टेल मी इन इंग्लिश। तो आप कहोगे गिव मी 5 किलोग्राम ऑफ राइस, तो वो समझ जाएगा। यानी कि आपने इंडिया में जो यूनिट है वो पसेरी भी है, मगर वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट नहीं है। और जो किलोग्राम है वो वर्ल्ड में पूरी जगह एक्सेप्टेड है, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, कहीं भी जाओगे किलोग्राम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है। तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है कि जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो। और चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कूलाम। अब ऐसे चार्ज की काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि क्वार्क्स होती है एक तो चार्ज की यूनिट, और एक एक और होती है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। बेसिकली चार्ज को क्वार्क्स में भी नापा जाता है और कूलाम में तो खैर नापा ही जाता है। तो ये होती है चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम माइनस में। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्लस का होता है, प्लस साइन लगाओ या ना लगाओ बात एक ही होती है। याद रखना इलेक्ट्रॉन का जब भी हम चार्ज लिखते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल्स में हम माइनस को नहीं लगाते हैं, मगर हमारे मन में ये कहीं ना कहीं ये चीज़ फीड रहती है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, ये आपने नोट करा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, नोट किया? देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूं, मैं यहाँ पे आपके इस क्लास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो मैं आप लोगों के दिमाग में ना उतार दूं, बशर्ते आप लोगों को बस अपने नोट्स खुद बनाने होंगे। ये याद रखिएगा, आपको अपने नोट्स खुद ही बनाने होंगे। अगर आपको कोई दूसरा टीचर नोट्स देता है तो ये 80% चांसेस है कि आप एग्जाम में उसके नोट्स भूल जाओगे, क्योंकि खुद से बनाए हुए नोट्स ही एग्जाम में याद आते हैं, याद रखिएगा। इसलिए नोट्स आप अपने खुद बनाएंगे
और बाकी कोई भी हेल्प हो, डाउट सॉल्विंग या कभी कोई चीज़ दोबारा समझानी हो, वो मैं करूँगा आपके लिए कभी भी, 24/7 अवेलेबल हूँ। यहाँ तक कि संडे को भी अगर आप कहेंगे तो भी हो जाएगा, मगर नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं, ठीक है। मैं बस आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, टेस्ट लेने आया हूँ और आपकी मदद करने आया हूँ। आप लोगों ने एक फॉर्मूला सुना होगा, Q = NE, ठीक है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब पता है आप दोनों में से किसी को? प्रिंसी, अर्चिता, आप दोनों में से किसी को इसका मतलब पता है? अच्छा, तो पहले एक प्रिंसी आप बताइए पहले। ओके, और अर्चिता आप बताइए। अर्चिता आप बताइए। नहीं नहीं, इससे तो हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं सिर्फ नंबर ऑफ। देखिए दोनों ने आंसर अपनी अपनी जगह एकदम सही दिया, मगर बेसिकली आप लोगों को एक बात समझानी थी इससे। इस फॉर्मूला का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। आप लोग इस शब्द को पहले कभी सुने हो, क्वांटाइज्ड? नहीं। अर्चिता आपने कभी सुना है इस शब्द को? हाँ, नहीं सुना तो आपने मतलब अभी तक ये पढ़ाई नहीं है चैप्टर, तो सुना कैसे होगा। और मैं दावा कर सकता हूँ कि आप लोगों को सुनने को भी नहीं मिलेगा। देखिए क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी भी चीनी खरीदने जाते हो, देखो मैं एक बात बताऊँ, साइंस और बेसिकली फिजिक्स को जितना अपनी रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना, उतना आसान लगने लगेगी फिजिक्स। फिजिक्स बहुत बच्चों को, बहुत क्या, लगभग सभी बच्चों को कठिन लगती है, मगर मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको फील करो, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, आप चीनी लेने गए 1 किलो, आपने ये बोला कि भैया मेरे को 100 चीनी के दाने दो, क्या आप ऐसे बोलते हो? नहीं, आप बोलते हो मेरे को 1 किलो चीनी दे दो, है ना। और उसमें 1 किलो चीनी में आप 100 चीनी के दाने अलग कर सकते हो, 1 किलो चीनी से कर सकते हो, भले ही टाइम बहुत लगे। मैं आपसे कहूं आप मुझे 1.5 चीनी का दाना दो, क्या ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा नहीं हो गया? क्योंकि अगर 1.5 चीनी का दाना दोगे तो फिर वो चीनी का दाना बेसिकली उस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाएगा जैसा कि एक चीनी का दाना दिखाना चाहिए था। ऐसा ही सेम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो हमेशा इंटीजर, हर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल पे होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं Q = E कर दूंगा, यानी कि ये जो भी बॉडी है, जैसे मान लो ये एक डिब्बा है, इस पे चार्ज Q है, ठीक है, और मैं कह दूं कि इस पे E चार्ज है, तो आपके दिमाग में ये आएगा इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्यों, है ना, है कि नहीं? अरे बोलो, है ना। अगर किसी पे Q चार्ज है और वो Q चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, तो इसका मतलब इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, है कि नहीं? बताइए। समझ आया नहीं ना ये चीज? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार, कि नहीं आया समझ में। हाँ, तो इतनी देर क्यों लगा दी ये बोलने में? क्या प्रोसेसर धीमा हो गया है क्या? तो नहीं आया तो बोलना था तुरंत की तुरंत। तो प्रिंसी आपको भी समझ नहीं आया? प्रिंसी आपको समझ आया ये? अच्छा ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये तो समझ आया ही होगा कि हमेशा जो, जैसे कभी भी कोई एडमिशन होता है बच्चे का, जैसे ये एक स्कूल है, ठीक है, ये एक स्कूल है मान लो, और इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन होना है। तो ऐसे होता है ना, एक स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, 5 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है। क्या ऐसे सुना है कभी 5.5 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है
ऐसा आप लोगों ने कहीं सुना है कि 5.5 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा है, जब भी कभी एक बॉडी में चार्ज होता है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कि जैसे Q इज इक्वल टू एन ही है, तो इसमें n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है ना। तो ये क्या है, 1 2 3 बेसिकली इंटीजर है, और जब इंटीजर का ई में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल इसको कहते हैं हम। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है किसी कोई चीज जिसमें हम 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सके एक यूनिट को फाइंड करने के लिए। तो ये जो यूनिट है ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हुई। समझ में आया? ये जो Q टोटल चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हुई। ये चीज समझ आई? ओके। तो अब ऐसे समझो, जैसे एक स्कूल था, इसमें ये, अब इस Q को स्कूल समझो, स्कूल। n को इंटीजर है ये, तो n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है ना। इस e को कर दो स्टूडेंट। अब मैं कह रहा हूं इस स्कूल में स्टूडेंट है, यानी कि एक ही स्टूडेंट तो होगा। जहां कुछ नहीं वहां एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, और सबका मालिक भी एक होता है ना। तो जहां कुछ नहीं है वहां एक है, यानी कि इस स्कूल में एक स्टूडेंट है। मैं कहूँ इस स्कूल में 2 स्टूडेंट हैं, हाँ 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। मैं कहूँ इस स्कूल में 2.5 स्टूडेंट हैं, तो ये बात किसी को नहीं बचेगी 2.5 स्टूडेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो क्यों, ऐसे ही जो स्कूल इज इक्वल टू एन स्टूडेंट फॉर्मूला है, ये दिखाता है कि इस स्कूल में हमेशा स्टूडेंट के इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकते हैं। 1 2 3 4 1000 20,000 10 करोड़ इतने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 10.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है। सेम ऐसे ही कोई भी बॉडी जिसमें चार्ज है उसमें चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम है, यानी कि ये एक चार्ज है E। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये चार्ज है E। तो किसी भी एक चार्ज बॉडी में 1E 2E 3E 4E 1000E 20 करोड़ E इतने अमाउंट में चार्ज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल पे चार्ज होता है, 10.5E नहीं होता है। तो Q इज इक्वल टू एन ई का मतलब ये होता है बेसिकली। ये जो फॉर्मूला होता है ये दिखाता है कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अरे यार ये पन्नी किसने डाल दी यहाँ पे? जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। समझ आया आप लोगों को ये कि Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्मूले का बेसिक मतलब क्या होता है? प्रिंस ये आपको समझ आया? मतलब थोड़ा समझाओ तो, क्या समझ नहीं आया? तो क्वांटाइज्ड का, अच्छा तो क्वांटाइज्ड का मतलब ही ये होता है कि जो चीज होती हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में जाती है, तो इसको हम क्वांटाइज बोलते हैं। जैसे कि पैकेट के फॉर्म में, ये 1 स्टूडेंट का पैकेट है, ये 5 स्टूडेंट का पैकेट है, ये 100 स्टूडेंट का पैकेट है। तो बेसिकली वो पैकेट्स के फॉर्म में जा रहे हैं ना चीजें, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जा रहे हैं, और जो चीजें इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होती हैं उनको हम क्वांटाइज्ड बोलते हैं। समझे? क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब यहाँ पे ये था। ओके। तो अब आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया कि ये फॉर्मूला है कैसे, किस चीज के लिए ये है। ये टोटल चार्ज बताता है किसी भी बॉडी पे कि वो कितने इंटीग्रल मल्टीपल पे टोटल चार्ज है उसमें। तो वो 1E 2E 3E, और इस प्रॉपर्टी को चार्ज की बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा 1E 2E 3E 4E इसी रूप में ट्रांसफर होता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आप लोगों की बुक में होना चाहिए, सीबीएसई को ये डालना चाहिए, मगर उसने नहीं डाला है। इस बात के लिए खेद है मेरे को सीबीएसई से, मगर आप लोगों को ये अब पता चल चुका है, याद रखिएगा अपने मरते दम तक, भूलना नहीं है इसको, कि Q इज इक्वल टू एन ई का मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर एक बॉडी में रहता है। ओके। तो अब Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कितने कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं 100 कूलाम्ब चार्ज है, 100 कूलाम्ब, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो आप ये फाइंड कर सकते हो, ये 100 कूलाम्ब है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये इधर आ जाएगा,
100/16 इंटू 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10⁻19, 100/16, 16 पंजे 80, और 80 से 20 बचा 51 पॉइंट, आपका कितना रह गया 440, 51.2 कुछ आएगा। यानी कि 100 कूलाम्ब में 51.2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, बस 50.2 नहीं मेरे दोस्त, 51.2 10⁻19 यानी कि 51.2 यानी कि 512 इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि करोड़ तक, खरब अरब तो खत्म हो जाएगा, मगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 100 कूलाम्ब चार्ज में। ये फॉर्मूला आपको ये भी बताता है, ठीक है। समझिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। अब आपके एग्जाम पेपर में क्या क्वेश्चन दे देंगे फालतू सा, कह देंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पे दे दिया, कह रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब ही चार्ज है एक बॉडी पे, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप लगाओगे Q इज इक्वल टू NE, और E की वैल्यू आपको मालूम है, E की वैल्यू यही होती है 10⁻⁻19 कूलाम्ब, इससे ये कट गया, N की वैल्यू 1 आ गई। यानी कि अगर किसी बॉडी पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब चार्ज है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अब किसी बॉडी में एक कूलाम्ब चार्ज है, एक कूलाम्ब चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE, 1 इज इक्वल टू N 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, और ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, ये N आ गया 10⁻19, और ये 1.6 है। अच्छा जी, ये चीज़ हमने अभी करी थी, हमने किसके लिए करी थी, 100 के लिए। तो बेसिकली पिछले आंसर में जो आया था उसमें 100 का डिवाइड मार देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 51.2 इंटू 10⁻17 इतने होते हैं। सॉरी 51.2 का है वो, 6.25 इंटू 10⁻18, डिवाइड ही गलत कर रहा हूँ मैं। इतने हमारे होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम्ब चार्ज में। सोचो एक कूलाम्ब चार्ज में इतने हैं, 1000 करोड़ कूलाम्ब चार्ज होता है, ठीक है। बॉडीज पे बहुत ही ज्यादा चार्ज होता है, उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते होंगे, है ना। तो यहाँ पे खत्म हुआ ये टॉपिक चार्ज का। तो अब आप मेरे को बताओ, आप लोगों को समझ आया चार्ज क्या होता है? अच्छा, आप लोगों को चार्ज समझ आ गया, आपको टाइप्स ऑफ चार्ज समझ आ गए होंगे। आपको ये समझ आया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब कैसे आता है? ओके, वेरी नाइस। आपको Q इज इक्वल टू NE का मतलब समझ आया होगा। ओके नाइस। तो अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर, ये क्या क्या होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, ये किन चीज़ों का नाम है? देखो, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का पास होना अलाउ करते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जो ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी के पास को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। यानी कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं अपने से, वो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो, objects which allow flow of electricity from them are called conductors, or objects which do not allow flow of electricity through it are called insulator। ओके, तो अब हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल हो सकते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के?
सबसे पहले हम जो घरों में तार देखते हैं बिजली के, उनको जब हम छीलते हैं तो उसमें कॉपर होता है, ठीक है, यानी कि कॉपर, जितने भी मेटल्स हैं, और साथ के साथ एलॉयज। एलॉयज क्या होता है? दो मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो एलॉयज भी अपने से इलेक्ट्रिसिटी का पास होने देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास मैंगनीज, मैंगनीज होता है एक तो आपका एलॉय, ठीक है, और ब्रास, ये आपका एक अलॉय होता है, ब्रॉन्ज, ये सब आपके अलॉयज होते हैं, इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। स्टील, स्टील से भी आपकी कंडक्टिविटी होती है। यानी कि मेटल्स, अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल क्या है इनके कंडक्टर्स के, तो वो होते हैं मेटल्स एंड एलॉयज। ओके, अच्छा, अब अगर बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर क्या होते हैं? जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, है ना, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी हो सकता है, और कार्डबोर्ड, किताब का पट्टा, जो हमारा पेपर बैग होता है बुक्स का। और भी हमारे पास जैसे कि काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक तो प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, और बताइए आप कोई, जैसे कि माइका, कॉटन, ठीक है, और बेकलाइट, पोर्शलिन, ये सब होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स, और हमारे जितने भी मैंने आपको बताया प्लास्टिक, पोर्शलिन, कॉटन, या जितने भी हमारे लकड़ी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में नॉन मेटल्स, वुड, कॉटन। वुड मीन्स ड्राई वुड, वुड लकड़ी सूखी होनी चाहिए, याद रखना। गीली लकड़ी पकड़ के तार मत छूना, फिर मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं था। मैंने सब बताया, देख लो, सूखी लकड़ी से ही करंट पास नहीं होता, गीली से हो जाता है। और कॉटन, हाँ, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है ना, ग्रेफाइट नॉन मेटल होता है, मगर वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ओके, तो ग्रेफाइट आप बताएंगे क्या होता है बेसिकली? ग्रेफाइट आपको पता है ग्रेफाइट किससे बनता है? ओके, ग्रेफाइट कार्बन से बनता है। वो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल होता है। और कार्बन के जितने भी एलोट्रोप हैं, ठीक है, जैसे कि डायमंड, वो भी कार्बन से बनता है। तो डायमंड जो कि कार्बन से बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मगर ग्रेफाइट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट का लेटिस बनता है, अब आपको लेटिस नहीं पता होगा मगर मैं आपको बता रहा हूं, जो ग्रेफाइट का लेटिस बनता है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है हमेशा, हर लेटिस में। तो उसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए। इसीलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। ओके, तो आपको कंडक्टर इंसुलेटर समझ आया? अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर बॉडी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे हो, वो वाला शब्द आपको याद होगा। मैंने बोला था कि जब हम दीवार को छूते हैं तो हमें करंट लगता है, क्योंकि वो हायर पोटेंशियल पे होती है और हम लोअर पोटेंशियल पे। तो बेसिकली अब हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है भाई? तो देखो, इल्दा मैं अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको बुक की भाषा में समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक बार ट्राई करके देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। मुझे तो समझ आ गया, बहुत आसान था मेरे लिए, मगर आपको समझ नहीं आया होगा, है ना। अच्छा चलो यहाँ समझो, जैसे ये एक अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे एक अर्थ से करीबन 250 लाइट ईयर्स दूर, 250 लाइट ईयर्स दूर एक पॉइंट है जो कि हमारे लिए इन्फिनिट है, क्योंकि 250 लाइट ईयर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। आपको पता है लाइट 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चलती है,
और लाइट को 250 साल लग जाते हैं यहाँ पहुंचने में। यानी कि जो चीज 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल सकती है, उसको भी 250 साल लग रहे हैं इस जगह पे पहुंचने में। तो सोचो ये कितनी दूर होगी। ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड चलने के बाद, सॉरी 3 लाख नहीं, 3 × 10⁸ ये तो मैंने गलत बता दिया, कुछ 3 लाख नहीं होती है, इतनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, यानी कि 1/10 1000 1000 लाख 10 लाख 30 करोड़, 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकंड चलती है वो। 30 करोड़ किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड, 3 लाख सही तो बोला था मैं, ये मीटर पर सेकंड में है, सही बोला था मैं। तीन, और अगर किलोमीटर की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर चलती है, क्योंकि आप 1000 से जब डिवाइड दोगे तो ये 3 जीरो हट जाएंगे। 1 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ही तो होते हैं, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड, दोनों में स्पीड लिखी है, दोनों सही हैं, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड है, याद रखना, और ये किलोमीटर पर सेकंड है। अगर मीटर में बदलोगे तो फिर से ऊपर 30 करोड़ मीटर हो जाएंगे, यानी कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चल रही है। तो उस चीज जो कि 3 लाख किलोमीटर या 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में चल रही है, उसको यहाँ तक पहुंचने में 250 साल लग गए। तो सोचो ये पॉइंट कितनी दूर होगा, है ना, लगभग इन्फिनिट, मैं कह सकता हूं कि ये इन्फिनिट दूरी पर है। एग्री कर रहे हैं आप? ओके। तो अब मान लो इस इन्फिनिटी पे यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, जिसका चार्ज मैं कह रहा हूं 1 कूलम्ब है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके जी। अब यहां पर एक और चार्ज पार्टिकल रखा है, ठीक है, मान लो 1 कूलम्ब का ही है। तो इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। अच्छा अर्चिता, एक बात बताइए कि मैं यहाँ पर अगर एक चार्ज रख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, तो ये इसको अट्रैक्ट कब करेगा? जब ये इसके ज़्यादा पास होगा, है ना। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन की रेंज सिर्फ इतनी है, इतनी ही रेंज में ये इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, तो यहाँ पे रखा हुआ प्रोटॉन, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन की वजह से? हाँ, कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने इलाके में जितना भी डिफरेंस ला सकता है, वो यही इलाका है। इसकी जितने इलाके में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी चल सकती है, वो यही इलाका है। इसकी बाहर इसकी कभी नहीं चलेगी। और जिस इलाके में जिस चार्ज की चलती है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, याद रखना। जिस इलाके में इस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपेल्शन या अट्रैक्शन आएगा, वो इलाका कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब इन्फिनिट से 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में वर्क डन होगा। जैसे मैं इस मार्कर को यहां से यहां तक लाया हूं, तो मैंने थोड़ा वर्क डन किया है कि नहीं किया है? किया है ना, ठीक है। तो अब इन्फिनिट से इस चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में इस 1 कूलम्ब चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया? The work done in moving a positive charge from infinity to that point is known as electric potential. तो वर्क डन, इसका फॉर्मूला अब हम लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वी सिंबल से डिनोट करा जाता है, कैपिटल वी से। एक मिनट रुक जाओ, मैं इंक भर लूँ मार्कर में, इंक खत्म हो गई है।
हमारी बंदूक लोड हो चुकी है, अब वो शुरू करते हैं फिर से। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको डिनोट करा जाता है कैपिटल V से, समझा, कैपिटल V से। तो अब यहाँ पे लिखा है कि 1 वोल्ट जो होता है 1 वोल्ट, वो क्या होगा, जब किसी चार्ज को लाने में 1 जूल का काम 1 कूलाम के चार्ज को लाने में किया जाए। यानी कि 1 वोल्ट वो होगा जब 1 कूलाम के चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क डन किया जाएगा, वो हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये फॉर्मूला साइंटिस्ट द्वारा डिराइव किया गया है, मेरे द्वारा नहीं। तो ये ना पूछें कि ये आया कैसे, मगर मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ कि इसके होने का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको एक चार्ज को लाना था, ठीक है, आपने उस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करा, ये आपका पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि इस चार्ज को लाने में आपको जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। यानी कि बेसिकली आपको वर्क डन में चार्ज का डिवाइड मारना है। सीधी सीधी समझ आ रहा है, जब आपको किसी चीज को लाने में जितना काम करना पड़ रहा है तो उस चीज का पैसा कितना होगा, जितने आपको मेहनत करनी पड़ी अपॉन वो चीज कितनी थी, उससे आप कैलकुलेट करोगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा है, अगर हम उस वर्क डन में चार्ज का ही डिवाइड मारेंगे तो उससे हमारी जो क्वांटिटी निकलती है वो निकलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यही हमको चाहिए था। तो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आता है टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझ आया कि चार्ज को मूव कराने में वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हर एक चीज इन्फिनिटी से तो डील होती नहीं है, कुछ चीजें अर्थ पे रह के भी हम करते हैं, जैसे कि एक घर में फिटिंग करना बिजली की, ठीक है, पंखा को कनेक्ट करना बिजली के बोर्ड से। तो यहाँ पे काम आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या काम आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। एग्री करते हो, एग्री कर रहे हो। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ऐसे लिखा जाता है। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस Q चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, बताइए समझ आया कि नहीं। ओके, तो अब इस ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, बताइए मुझे। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलाम के चार्ज को मूव कराने में, 1 वोल्ट क्या होगा, बेसिकली 1 अपॉन 1 जूल, क्योंकि वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल होती है और चार्ज की कूलाम। यानी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन is done in moving 1 coulomb of charge is called 1 वोल्ट। ये होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब इस वोल्ट को नापने के लिए एक मशीन बनाई गई थी जो कहलाती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम यूज करते हैं नापने के लिए कि कोई भी चीज कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करती है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है, जैसा कि आप ये इसमें देख पा रहे होंगे बुक में, ये जो पिंक कलर का बना है ये एक वोल्ट मीटर होता है। दिस इज अ वोल्ट मीटर। तो एक तार इस नक्के पे लगाते हैं और एक तार इस वाले नक्के पे। नक्के का मतलब होता है टर्मिनल, एक बार पॉजिटिव टर्मिनल पे एक बार नेगेटिव टर्मिनल पे। सर्किट में आप देख पा रहे होंगे ऐसे होता है, जैसे ये एक रजिस्टर है, कंडक्टर है या रजिस्टर है, जो भी हम चीज को चला रहे हैं, जैसे ये समझ लो हमारी टीवी है, तो इसके अक्रॉस हम ये वोल्ट मीटर लगाते हैं और इसका वोल्टेज पता कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले आप लोगों के घर में स्टेबलाइजर का इस्तेमाल होता था टीवी के साथ,
तो वो स्टेबलाइजर इसलिए लगता था क्योंकि पहले वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होते थे, यानी कि एकदम से बढ़ जाते थे, एकदम से कम हो जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं होता है। अब 220 से 240 वोल्ट के बीच में सरकार ऑपरेट करती है हम लोगों के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, और अब हमारे अप्लायंस भी उसी रेंज में सेट होके आते हैं, तो ख़राब नहीं होते। तो बेसिकली हम इस्तेमाल वोल्ट मीटर का करते हैं इसको नापने के लिए। और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसका बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर के बारे में अब मैं आपको बता दूं, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। और एक चीज़ याद रखना, पहला पॉइंट वोल्ट मीटर का, अगर ये वोल्ट मीटर हेडिंग है तो ठीक है। और दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर आर ऑलवेज connected in parallel और तीसरा जो दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज। ये 3 पॉइंट है बस इसमें। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, और फिर आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा नहीं। Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूले के जो क्वेश्चन थे वो हमने करे। और अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को लिखिएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, बस क्वेश्चन की जो मेन लाइन्स हैं वही बताता हूँ। क्वेश्चन लिखा है कि हाउ मच वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। यानी कि ये कह रहा है 2 पॉइंट है, एक 128 वोल्ट पर है, एक 118 वोल्ट पर है। ठीक है, एक 128 वोल्ट पर, एक 18 वोल्ट पर है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 कूलम्ब, 2 कूलम्ब्स। तो पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा, वर्क डन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 2-2 वोल्टेज दे दिए गए, मगर फॉर्मूला में तो एक ही वोल्टेज लगाने का था। तो भाई मैं ये कहूँगा ये एक वोल्टेज नहीं था, ये वोल्टेज नहीं था, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का। यानी कि अगर इस तार का हमको वोल्टेज पता करना है तो हम इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, जो कि है 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट। आया कितना, 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट आ चुका है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू के फॉर्मूले में लगाते हैं। तो क्या आएगा, 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन फाइंड करना है अपॉन 2 कूलम्ब। तो वर्क डन आ गया हमारा 10 इंटू 2, और जो कि हो गया 20 जूल। तो ये देखा आपने कितनी आसानी से हमने इससे क्वेश्चन को कर लिया। 2 पॉइंट दिए थे जिनका अलग अलग पोटेंशियल दिया था, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, चार्ज हमको दिया ही था क्वेश्चन में, और इसने हमसे वर्क डन पूछ लिया था। ऐसे ही अगला सवाल है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमको 6 वोल्ट, और कह रहा है कि ईच चार्ज, हर एक चार्ज, यानी कि हर एक, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज है। तो पूछ रहा है उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो ये भी कोई पूछने की बात है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V कितना है 6, और चार्ज कितना है 1, इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखा जाएगा 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1, और वर्क डन आ गया हमारा 6 जूल। हो गया काम इसका। तो ये 2 आसान से क्वेश्चन थे यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि जो वोल्टेज होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये 6 वोल्ट है, ये 1 कूलम्ब है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा, वैसे 6 जूल तो बन ही रहा है, और तो और क्या बन सकता है, 6 वोल्ट इंटू कूलम्ब। यानी कि क्या समझ आ रहा है, जूल जो होता है इसकी यूनिट वर्क डन की जूल होती है, और यहाँ पे हमको क्या दिख रही है, वोल्ट इंटू कूलम्ब। यानी कि जूल इज इक्वल टू वोल्ट इंटू कूलम्ब भी होता है। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज जूल अपॉन कूलम्ब, व्हाट इज
जूल अपॉन कूलाम, तो आप कह सकते हैं जूल अपॉन कूलाम इज वोल्टेज। याद रखना ये हॉट्स का क्वेश्चन है, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक क्विक रिकैप आपको जल्दी से दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आती है, और जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसके उल्टी डायरेक्शन में हमारा करंट जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसकी उल्टी डायरेक्शन में करंट जाता है, और करंट के होने का कारण है चार्ज। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और हमारे पास इस दुनिया में दो ही प्रकार के चार्ज अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। दोनों पे सेम और इक्वल अमाउंट में और अपोजिट चार्ज होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा Q = Ne। उसके बाद हमने पढ़ा था Q = Ne का हमने पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने आप से वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अलाउ कर देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को एक दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक, इन्फिनिटी से उस चार्ज को जितना भी काम करना पड़े वो हमारा पोटेंशियल होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम होता है वोल्टीमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे थी, एलेजेंड्रो वोल्टा, जिसने बैटरी की खोज करी थी। और जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और एक बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ा हमने V = W/Q, जिसमें V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W वर्क डन होता है, और Q वो चार्ज होता है जिसको हमने वर्क डन से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और सेफ रहिए कोविड से, और अपने घर में ही सुरक्षित रहिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।